हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन, आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 और हम देख रहे थे चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम के क्वेश्चंस। और आज है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ब्रीफली system and briefly write about the functionality of each component। ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम बनाना है आप लोगों को और उसकी फंक्शनैलिटी बतानी है जितने भी उसमें कंपोनेंट्स हैं। सो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि आफ्टर ऑल ब्लॉक डायग्राम है क्या और उसमें जो भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ 3 कंपोनेंट्स हैं तो उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। सो हियर इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम कि किस तरीके से उस वो एक इनपुट यूनिट का होता है, एक सीपीयू होता है और आपका एक आउटपुट यूनिट होता है। ठीक है, सो बेसिकली आपका ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो उन एलिमेंट्स को इंक्लूड करता है जिनकी वजह से आपका सिस्टम जो है मिनिमम मिनिमम एलिमेंट्स जो आपके हैं, जो एकदम बेसिक स्ट्रक्चर्स है, जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये कंपोनेंट्स तो आपके मौजूद होने ही चाहिए सो दैट योर सिस्टम कैन रन। ठीक है, तो पहला जो कंपोनेंट है दैट इज इनपुट यूनिट, हम उसके बारे में देखेंगे। सो इनपुट यूनिट आपका है, इट इंक्लूड्स ऑल द डिवाइसेस एंड ऑल द कंपोनेंट्स जो भी आपका इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो या कोई भी डेटा हो या फिर कोई भी टास्क हो जो आपके सिस्टम को प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। सो इसमें बेसिकली आपने एग्जांपल्स देखे ही होंगे कि आपके कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, आपके स्कैनर हो गए। सो ऑल दीज आर लाइक, और भी एग्जांपल्स होते हैं बट ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ इनपुट यूनिट जो आपके सिस्टम को डेटा प्रोवाइड करते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन द सेकेंड वन इज योर सीपीयू। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है बिकॉज सीपीयू है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रखा होता है। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होता है, तो हम एक एक करके उन सारे कंपोनेंट्स को समझेंगे। सो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम सीपीयू को, सबको पता ही है कि हम उसे प्रोसेसर के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, कई लोग इससे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं बिकॉज जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो सारा का सारा आपका सीपीयू ही संभालता है, मतलब मेजरली आपका सीपीयू संभालता है। सो द फर्स्ट पार्ट इज योर कंट्रोल यूनिट। सो बेसिकली कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑपरेशंस करने होते हैं प्रोसेसर को, जो भी ऑपरेशन करने होते हैं प्रोसेसर को, ठीक है, ऑन अ गिवन इंस्ट्रक्शन, तो ये आपके सीपीयू की मेमोरी हो गई या फिर आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए या आपके एएलयू हो गया, यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, इनको बताता है कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो इन शॉर्ट, जो भी इंस्ट्रक्शन हम अपने सिस्टम को देते हैं तो वो कंट्रोल यूनिट ही बताता है कि हमें उस इंस्ट्रक्शन पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, कि सिंपल है ना कि अगर मैंने कीबोर्ड पे ए टाइप किया है, बी टाइप किया है, एच टाइप किया, कुछ भी अल्फ़ाबेट टाइप किया, सो उसे किस तरीके से प्रोसेस करना है, क्या हमें डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट कम योर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू का ही पार्ट है। सो बेसिकली ये वाली जो आपके कंपोनेंट होते हैं, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब संभालते हैं, मतलब गिवन डेटा पे किस तरीके से ये परफॉर्म करना है वो। और लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि कंपैरिजन हो गया, ठीक है, कंपेयर करना, कंपैरिजन और डेटा प्रोसेसिंग का टास्क आपकी ये वाली यूनिट संभालती है। सो आई गेस अभी तुम लोगों ने अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में शायद से नहीं पढ़ा है मैंने कि कौन सा कंपोनेंट क्या करता है, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जितने भी मैथमेटिकल्स ऑपरेशन होते हैं वो आपका अरिथमेटिक यूनिट संभालती है, और जितने भी आपके कंपैरिजन यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और जो नॉट इंडिकेटर होता है आपका, ये सारा जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होता है वो आपकी लॉजिकल यूनिट संभालती है। ठीक है, फिर इसमें एक
रजिस्टर्स भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं कि किस तरीके से जो आपके रजिस्टर्स होते हैं जो विद इन CPU होते हैं, जो आपके फॉर द टाइम बीइंग आपके जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस उनको होल्ड करके रखते हैं। बट अगेन रजिस्टर्स जो है वो बहुत फंडामेंटल स्टोरेज यूनिट होता है, सो वो बहुत ही छोटा होता है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। ठीक है, सो इसमें हम ज़्यादा डेटा या फिर ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होल्ड नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमने हमारी बनाई थी द थर्ड इम्पॉर्टेंट योर थर्ड इम्पॉर्टेंट component that is your memory unit again। और कभी अच्छा हाँ, मेमोरी यूनिट बढ़ाने से पहले जैसे को कि कई जगह क्या होता है आपके कंट्रोल यूनिट, आई मीन आपके जो CPU है उसको अलग और आपके मेमोरी यूनिट को अलग दर्शाते हैं। ठीक है, और कई जगह इसको क्या करते हैं एक ही में कर देते हैं और उस पूरे को CPU बोल देते हैं, जो हमने अभी इस आर्किटेक्चर में देखा कि उसमें आपका मेमोरी यूनिट इंक्लूडेड था ना CPU में। सो काफ़ी जगह यही होता है कि उन दोनों को बाइफरकेट या फिर अलग अलग कर देते हैं। सो ये कोई गलत नहीं है, तो ये मत समझना है गलत पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं वहाँ पे गलत उन लोगों ने आर्किटेक्चर बना रखा है, नहीं यही है। ठीक है, बट बेसिकली ये वाला जो आर्किटेक्चर था वो आपने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर देखा होगा अगर अपनी NCERT की बुक में। सो उसको डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे वही इनपुट डिवाइस है यहाँ पे और आपका यहाँ पे आउटपुट यूनिट दे रखा होता है। सो ये आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बन जाता है, बट काफ़ी जगह क्या होता है कि उसे पूरे एक में ही इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों ही चलता है। सो ठीक है, हम बात कर रहे थे मेमोरी यूनिट के बारे में। तो इसकी फंक्शनैलिटी कुछ नहीं होती, इसकी फंक्शनैलिटी बेसिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये आपके डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करके रखता है। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डेटा होता है उस जब भी उसे प्रोसेस करना है या प्रोसेसिंग उसके ऊपर हो चुकी है, उसको अगर होल्ड करना है तो वो कौन करता है, वो आपका मेन मेमोरी ही करता है ना। सो हम मेन मेमोरी कह लो या फिर रैम कह लो, वही करता है। तो हमने इसके अंदर मेमोरी यूनिट में आपका जो मेन कंपोनेंट है वो आपकी मेन मेमोरी है। सो अगेन मेन मेमोरी के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम इसे वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ही पावर कट होता है इसके अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा इरेज हो जाता है एंड हम लोग इसके अंदर परमानेंट डेटा स्टोर नहीं कर सकते। बट हाँ, ये फास्ट होती है एज कम्पेयर टू योर सेकेंडरी मेमोरी। सो इसलिए जितना भी प्रोसेसिंग होती है, अगेन CPU को जो भी प्रोसेस करना होता है ये एज ए इंटरमीडिएट काम करता है बिटवीन दी सेकेंडरी मेमोरी एंड दी CPU। ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, द नेक्स्ट कम योर आउटपुट यूनिट। सो आउटपुट यूनिट में वो सारे कंपोनेंट्स और डिवाइसेस होते हैं जो आपके फाइनल प्रोडक्ट या फिर फाइनल रिजल्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट्स को दिखाते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने दिया था या हम लोगों ने CPU को दिया था प्रोसेस करने के लिए, आफ्टर प्रोसेसिंग उस डेटा को कहाँ डिस्प्ले करना है या फिर उसे क्या प्रिंट करना है या फिर उसका जो भी रिजल्ट है उसका एग्जैक्टली करना क्या है, वो आपका आउटपुट यूनिट आपकी आउटपुट यूनिट ही उससे डील करती है। ठीक है, तो देखा होगा वही जो मॉनिटर पे है, मॉनिटर इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाता है, आपका प्रिंटर इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, और भी आपके इसमें डिवाइसेस इंक्लूड हो जाते हैं, इवन आपका स्पीकर इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सारे आपके आउटपुट यूनिट में आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मेन components, I mean these are the main components of a computer system and ये आपको ज़रूरी ही है अगर आपको अपने सिस्टम को चलाना है। ठीक है, कुछ और भी हैं इसमें, हम मिसलेनियस में या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह रहे हो, दैट इज़ योर स्टोरेज यूनिट। यानी कि हम कई कई जगह पे सेकेंड मेमोरी यूनिट में ही सेकेंडरी स्टोरेज को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। यूजुअली हम लोग मेमोरी यूनिट में सेकेंडरी स्टोरेज को इंक्लूड नहीं करते, बट सिंस अगेन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में, तो उसे रिवाइज कर लेते हैं कि आफ्टर ऑल हमारी इसके एग्जांपल हैं आपके HDD, आपके SSD। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ बिगर देन योर प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इट इज़ कंपेरेटिवली स्लोअर देन योर प्राइमरी मेमोरी, लेकिन उससे सस्ती होती है पर यूनिट स्टोरेज। ठीक है, एंड अगेन इसके ये हमारी नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि डेटा आपका डिलीट नहीं होता अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो। ठीक है, सो आई विल से दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। ये आपका आंसर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसमें सारा पॉइंट मैंने इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया है, सो यहाँ से पढ़ लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज अच्छी चीज़ें शेयर करनी ही चाहिए। ठीक है, एंड स्टे इन टच विद दिस चैनल। ये सीरीज़ के साथ जुड़े रहो, तुम्हारे सारे डाउट्स मैं ज़रूर क्लियर करूँगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। एंड
ऑब्वियसली लाइक आई विल ट्राई माई 100% टू सॉल्व योर डाउट, वीडियो बना के, चाहे विद इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड सून आई विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग दी गूगल फॉर्म्स, जहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स डाल सकते हैं एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर देम पर्सनली, ठीक है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।